बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं इब्राहिम बासी साहब। इब्राहिम, जहाँ पे हुकूमत पहले ही प्रेशर का शिकार हो, बुखलाहट का शिकार हो, उस माहौल में इमरान खान साहब ने उस दिन जो ये बयान दिया कि मेरे कारकुन भी जाएं, मेरे पार्टी के रहनुमा भी जाएं और जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करें। आज जमात इस्लामी का जो वफ्द है वो शुएब शाहीन साहब की क़यादत में वहाँ पे पहुंचा। फिर वहाँ पे रावलपिंडी पुलिस भी पहुंच गई। अब 8 दिन से वो धरना जारी है, कोई उनको गिरफ्तार करने नहीं गया, और जो उनके बल्कि गिरफ्तार थे कारकुन जमात इस्लामी के, उनको भी रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर वही दोहरा में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे पहुंचती है तो वहां पे पुलिस आ जाती है कि शुएब शाहीन साहब को अपनी तकरीर छोड़ के वहां से वो फिर बाइक पे निकलते हैं कि उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। रियासत का ये दोहरा चेहरा क्यों? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस चीज़ को सारी को मिलाएं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी, तो वहाँ से आपको इस्लामाबाद इंतज़ामिया हो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, हुकूमत हो मुस्लिम लीग नून की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने किस तरीके से अपने आप को जमहूरियत का जो है वो लबादा ओढ़ के जो है वो डिक्टेटरशिप का जो है वो डिक्टेटरशिप को परवान चढ़ा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस्लामाबाद की सड़कों पर निकलती है, मैंने खुद कवर किए हैं, रैलियाँ कवर की हैं। जी जी। जो स्टूडेंट इंसाफ विंग है, उस दौर में जिस वक्त मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो उस वक्त मैंने उनकी रैली को जो है वो कवर किया था। तो वो इतनी तादाद में जो बच्चे निकलते थे, स्टूडेंट निकलते थे, तो वो वाकई दूसरी सियासी जमातों के लिए बड़े मसाइल पैदा करते थे। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त स्टूडेंट आपके निकल आए, बांग्लादेश में आपने देखा जी अगर जिस तरह स्टूडेंट्स निकले अपने हक के लिए, उसकी वजह से जो है उन्होंने जमात इस्लामी के ऊपर वहाँ पे पाबंदी लगानी पड़ी। आज उनकी तरफ से टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई बांग्लादेश हुकूमत की जानिब से। तो यही चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी मुस्तकबिल में जो है अप्लाई की जा सकती हमारे हैं। तो हो गई हैं यार बिल्कुल, इब्राहिम, एक्स वो भी बंद है। है, एक्स तो अब बंद भी है। नेट बंद अक्सर बंद ही रह रहा है। ठीक सदीक है, जान साहब ने कल कहा है कि आप एक ही बार ऐसा करें, इंटरनेट बंद ही बंद कर ही दें कर दे। ताकि आईटी का जो शोबा है ना वो सारा इंडिया के अंदर शिफ्ट हो जाए, वो भी हकीकत दूसरों के पास सर, चला मैं जाए। आपको बात बताऊँ, 9 मई वाले दिन जिस दिन गिरफ्तारी हुई है, जब 3 या 4 दिन इंटरनेट बंद रहा था, पाकिस्तान के फ्रीलांसर को अरबों डॉलर के नुकसान हुए। मैं आपको जनरली बात बताऊँ कि मेरे कुछ दोस्त थे जो कि ये काम करते थे, उनका बिल्कुल कारोबार ही बंद हो गया। जिस वक्त ये शुरू हुई है, स्ट्राइक शुरू हुई, तो वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं जो प्लेटफॉर्म फ्राहम करती हैं, उनकी तरफ से एक एडवाइजरी आई कि पाकिस्तान को ऑर्डर देना बंद करें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हालात ख़राब है, जिसकी जी वजह से सारा बिजनेस शिफ्ट होकर दीगर ममालिक में चला गया। अलबत्ता ये साइड टॉपिक बन जाता है। अलबत्ता जो आपने जिस तरीके से बात की जलसे के अंदर, इमरान खान साहब की जानिब से कल या परसों बात की गई थी कि मेरा मेरा जो वफद होगा, मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो जाएगी, और जो जमात इस्लामी के साथ इजहार यकजहती करेगी। जी उनकी तरफ से जेल से भी पैगाम आया कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, साथ में कहा हम आएंगे भी। अब दिलचस्प बात यह है कि कल ही आना चाहिए था उनको, जी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया कोई नहीं। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे उमर अयूब साहब को आना चाहिए था, जी उनके किसी सियासी रहनुमा को आना चाहिए था। उन्होंने अपने तर्जुमान को भेजा, जो है फोकल पर्सन को भेजा, जो हैं, लेकिन इस मौजूदा क्योंकि रऊफ हसन साहब जेल में हैं, उनको इख्तियारात दिए गए शुएब शाहीन साहब को, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता उस मामले में। वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। असर कैसर साहब आ जाते, वो ज़्यादा दिलचस्प हो जाता, ज़्यादा उसका असर था। कुछ सियासी रहनुमा नहीं था, बुनियादी तौर पर प्रोफेशनल एक वकील को उठा कर उन्होंने वहाँ पर भेजा। जी। अलबत्ता एक पैगाम मिल गया वहाँ से, जमात इस्लामी को ये महसूस हो गया कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ खड़े। मुस्तकबिल में जो है ये इनके अलायंस के अंदर भी जमा वो हो नहीं, सकते हैं। अभी तो उन्होंने कहा है, आज हाँ, आज ही की बात है कि हाफिज नईम साहब ने कहा कि हम किसी अलायंस का हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि बाद में अपना टेक ले लेती हैं जो बाकी जमातें होती हैं, तो नहीं हम कुछ मामलात पे साथ जरूर खड़े होंगे लेकिन बाकायदा अलायंस का हिस्सा नहीं नहीं, बनने जा ये रहे। मुस्तकबिल सियासी जो है वो मामलात हैं। कहीं सियासी हालात अगर इस तरफ गए तो वो मजबूरन एक सियासी जमात जिस वक्त उसको पता हो कि सारे एक लोग तरफ जा रहे हैं, तो आप उनके साथ जाना चाहिए, और जो मुमकिन है वो जाएंगे भी। और दूसरी चीज़ है कि शुएब शाहीन साहब आज गए, आज उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जब भी वो जलसा करते हैं, आज बल्कि उनका एक केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जी जी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के पास। जी उनमें उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि मेरे ऊपर इस्लामाबाद के 7 पर्चे हैं, और मुझे पूरे पाकिस्तान की जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे ऊपर कितने पर्चे हैं, मुझे नहीं पता। जिसके ऊपर जसर वारता साहब ने कहा कि आप तो लीडर हैं, इसका मतलब आपको नहीं पता। आपको खुश होना चाहिए, आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आप लीडर बन गए, आपको पता ही नहीं आपके ऊपर कितने मुकदमे। जिसके ऊपर उन्होंने नोटिस वगैरह कर दिए, या 7 मुकदमे सिर्फ इस वजह से हैं शुएब शाहीन साहब की जानिब से के ऊपर कि उनकी तरफ से इस्लामाबाद के अंदर जलसा किया गया, रैली की गई। जलसा भी नहीं बल्कि रैली निकाली गई, प्रेस जी क्लब के बाहर निकाली, F6 F7 में मेरे ख्याल में गालबन निकाली, दीगर जो रैलियाँ निकाली, F9 के अंदर एक दफ़ा निकाली थी इन्होंने।
उसके ऊपर उनके ऊपर पर्चा दर्ज किया पर्चा गया, उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात है, शिकें लगी हुई हैं, साथ में बम वाले या पेट्रोल बम वाला मामला जो जिक्र इस तरह के जो चीज़ें हैं वो उसको भी उन एफआईआर में शामिल किया गया। ये बड़ा हैरानकुन बात, उन्होंने अदालत को आज बताया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आज भी आप देखें फैजाबाद के अंदर जो टीएलपी उसने धरना दिया, किसी ने उसको नहीं किसी ने रोका, ना जैसे गिरफ्तारी हुई ना, कोई बल्कि उनके साथ बड़े प्यार से मुज़ाकरात किए राणा साहब ने आकर कि जी आप डीआईजी साहब की तरफ से नारे लगाए गए। आपको वो चीज़ भी याद होगी, वही डीआईजी है जिसने सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ जो है वो डी चौक के अंदर बदतमीजी की जी थी, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, तस्वीर आई थी बाद में। अलबत्ता वहाँ पे उनको नहीं रोका गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने एक रिमार्क देते हुए कहा था कि जो फैजाबाद के अंदर जिस जमात ने धरना दिया उसका जो नुकसान हुआ कौमी खजाने को, उसका इजाला कौन करेगा। दीगर दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर जिसको जमात इस्लामी आई उनको रोका गया, एक जवाब बनाया गया कि ताकि दूसरी सियासी जमात को अगर कोई आए तो उसको हम दूसरी रावलपिंडी के अंदर शिफ्ट करें। लेकिन उस दिन भी मैंने वीडियो भी की थी इब्राहिम, आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, पंजाब में भी 144 थी और इस्लामाबाद में भी 144 जो है वो नाफिज थी। उसके बाद आके वजीर इतलात साहब ये कैसे कह सकते हैं कि जी हमारा इनसे मुआहदा हुआ था, जब 144 लगी हुई है उसके अंदर तो ना कोई रैली है ना कोई एहतजाज है, इनके साथ फिर मुज़ाकरात कैसे या मुतालबा कैसे मान लिया गया था जनाब? यहाँ तक बात है कि वो पहुंचे ही कैसे इस्लामाबाद। ये दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उन्होंने एक किस्म का इंसाफ किया, वो एक ब्लंडर हो जाता है इंसान के बाद में कवर नहीं होता, मेरे ख्याल में उनसे सच निकल गया। एक ये जमात इस्लामी को के धरने को एक दूसरा रुख भी समझा जा सकता है, तस्वीर की दूसरा रुख भी हो सकता है कि यार इनको हम लेके आए तो इनको हमने कहा आप यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ, उस पर डिटेल वीलॉग किया था कि वो जो हमारे दो सितारा जनरल साहब है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे भी सवाल किया गया था ना ये फैजाबाद धरने का जो आप कह रहे हैं वो मखसूस जमात जो फलस्तीन के नाम पे बैठी रही, तो उन्होंने ये कहा था कि जी ऐसे तो फिर कल को अगर फर्ज करें 3 दिन के बाद यहाँ पे आगे जमात इस्लामी बैठ जाए तो फिर हम क्या करें, और पूरे 3 दिन के बाद ही जमात इस्लामी आगे बैठ गई। बिल्कुल। फिर बात जब इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सचिन के मुंह से भी निकल गया कि हमारा इनसे मुआहदा हुआ था। बिल्कुल 144 नाफिज होने के बाद अब किसी भी जमात या किसी भी ग्रोह के साथ वायदा कैसे कर सकते? सर जी वायदा कैसे कर सकते? पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट इस वक्त है उसने कोई इस वक्त का कानूनी काम किया है? 144 सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज आपने देखा नहीं है ना उसमें जब नोटिफिकेशन जारी करते हैं, देखें अब आप जलसे की इजाजत दे के बाद में जलसे का इजाजतनामा वापस ले सकते हैं, तो 144 क्या है, 3 MPO आप जारी कर देते हैं, बाद में आपके ऊपर कंटेम्प्ट लगती है। ठीक है, इस तरीके से जिस वक्त कंडक्ट इंतजामिया करेगी उसके खिलाफ तो यही होना है। अब मुझे एक आप बात बताएं, आज इस तरह आपने बात की शोएब शहीन साहब गए वहाँ पे तकरीर किया, आप जलसे के अंदर वहाँ पे वासा को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी है उसको हदायत दी गई, खबर चली पूरी कि उनको हदायत दी गई कि जलसे की जो जहाँ पे धरना बैठा है इसको आपने फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। सारा मामला हुआ, उन्होंने प्रोवाइड किया, उन्होंने पानी निकाला उधर, तो बल्कि जो बारिश हुई उन्होंने बड़ा उनको फैसिलिटेट किया धरने वालों को। शोएब शहीन साहब आज के इदारे जगेती के लिए वो तकरीर कर रहे थे, उनको बताया गया जी कि पुलिस आ गई, उनको मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। अब सवाल ये है कि जमात इस्लामी के साथ जो जगेती करने के लिए आए, क्या जमात इस्लामी का फर्ज नहीं बनता था कि शोएब शहीन साहब को रोकते और उनको कहते कि आप रुकें, हमने इजाज़त ली, आपको यहाँ से कोई नहीं पकड़ के लेके जाया जा सकता। बात है ना, एक किस्म का शोएब शहीन साहब जमात इस्लामी के वहाँ पे मेहमान थे जी। आप मेहमान आपका आता है, वो आपके साथ हिजरती करता है, उसको गिरफ्तार करने का जिस वक्त पुलिस आती है उसको मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है, और उधर सीनियर लियाकत बलोच साहब जैसे सीनियर रहनुमा वहाँ पे बैठे होते हैं, वो शहीद साहब को रोकने की कोशिश नहीं करते, वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देते कि आप यहाँ पे रुके, मैं आपकी गारंटी देता हूँ। हालांकि हाफिज नईम साहब जो है वो खुद रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि किसान भी आए, खवातीन भी आए। अब आप देखें ये सियासी जमातें होती हैं, अपने कंसर्न भी होते हैं। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, वो अपने कारकुनान लेके आ जाती है और मामलात हल की तरफ चले जाते हैं, तो फिर जो जमात इस्लामी का जो एक बयानिया था वो भी खटाई में पड़ जाता है कि जमात PTI एक क्रेडिट ले सकती थी इस चीज़ का कि हम कारकुनान लेके आए, हमने जो मुतालबात पूरे मंजूर करवा लिए। ये एक सियासी अलग मामला है, इसमें आपको भी पता है कि इतने मुखलस, अब अल्लाह बेहतर जानता है नीयतों को, लेकिन हमें इनके कंडक्ट से लगता नहीं है कि कोई भी पाकिस्तान में इतना कोई मुखलस है पाकिस्तान के साथ। अगर वो मुखलस होते तो पाकिस्तान की हालत ये नहीं होनी थी। अच्छा, आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि जो ओपोजिशन की जमातें हैं ना वो इस वक्त तितर बितर हुई हैं, अगर ये एक ग्रैंड अलायंस नहीं बनाएंगे तो गवर्नमेंट पे कोई इतना प्रेशर नहीं होगा। और जब अलायंस की बात है तो अब अगली खबर ये है इब्राहिम के मंगल के दिन दोनों कमेटियां, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और दूसरी जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है,
इन्होंने जो मुज़ाकराती कमेटियां बनाई थी, इनकी बिलाखिर जो है वो मुलाकात मंगल को तय हो गई है, और उसमें आइंदा का लाहे अमल जो दोनों पार्टियां वो बैठ के डिसाइड करेंगी कि अब एहतजाज को कैसे लेके जाना है। हुकूमत के लिए कितनी परेशानी का बायस बन सकती हैं अगर ये सारी जमातें, ये अलाइंस हो जाता है, इनके साथ जमात इस्लामी भी, अगर जिस तरह आपने कहा कि सियासी मामला हैं कभी भी बदल सकते हैं, अगर जमात इस्लामी भी बैठ जाती है और जो दीगर अपोजिशन की पार्टियां वो मिलकर अगर एहतजाज करती हैं या हुकूमत पर प्रेशर डालती हैं, कितना दबाव लगता है आपको कि पड़ सकता है? बहुत दबाव पड़ेगा। गवर्नमेंट बैसाखियों पे खड़ी है, जिस तरह आम एक लोग कहते हैं कि बैसाखी है, वो वाकई बैसाखी वो भी टूटी हुई है। जी वो जो बैसाखी देखा है उसमें स्क्रू लगा होता है, वो स्क्रू हल्का सा बस अंदर है, वो अगर रुकेगा बैसाखी टूट जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। सही। आप इस तरीके से इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये कमेटियाँ जो बनी है, क्योंकि कल गालिबन बात की थी असद कैसर साहब के कि अगले 2 हफ्ते के अंदर बाकायदा ग्रैंड अलायंस का जो है वो ऐलान हो जाएगा। अब असद कैसर साहब की जिम्मेदारी दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको, या इमरान खान साहब की जानिब से, आपने जमात को रिप्रेजेंट करते हुए मुज़ाकरात करने और जमातों को एक अलायंस बनाना है। अब वो जो कमेटी, सियासी कमेटी, मेरे ख्याल में उसमें तैमूर झगड़ा भी अब शामिल हो गए। जी ये जी कमेटी जाके बैठेगी फजलुर रहमान साहब के पास, ये अपने मुतालबात रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फजलुर रहमान साहब होंगे वो मुतालबात रखेंगे, फिर उनका जो है वो एक जगह पे मुशावरत होने के बाद एक बात पर मुस्तफ़िक हो जाएंगे। जिस वक्त मुतफिक हो जाएंगे, फिर वो उनके बाद उन्होंने ये फैसला करना है कि किस जमात को साथ मिलाना है, कौन कौन हमारे साथ आना चाहता है। उसके बाद मुमकिन है कि ये दोनों जमातें मिलकर कोई एक कमेटी बनाए, और वो कमेटी जाके दीगर सियासी जमातों को जो है वो दावत दे, उनके साथ डील करें। क्योंकि दोनों जिस वक्त बड़ी जमातें, आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास इस वक्त मदरसों की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी गैदरिंग उनके साथ कमिटेड तलबा हैं, लोग हैं, और उनका जो स्ट्रीट पावर है वो बड़ी कमिटेड और जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उनके साथ आपने माजी में भी देखा होगा कि कोई भी उनके साथ इस तरीके से ज़्यादा उनको प्रेशराइज करने की, उनको जो है प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। जिस तरह वो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा भी होगा, क्योंकि अगर फजलुर रहमान साहब जो है वो लेंगे, इजाज़त लेंगे अगर, क्योंकि जिस वक्त इनका ग्रैंड अलायंस बनेगा तो उसके बाद जो है वो उनको जलसा करने की इजाज़त तो लेनी पड़ेगी। तो वैसे उन्होंने कराची में किया था ना जो जलसा, हम्म। उसकी उन्होंने कोई एनओसी इजाजत वगैरह नहीं थी, नहीं, वो कर जाते हैं। जब आपको याद होगा कि पीडीएम के सरबराह भी मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, फिर ये भी आगे इस्लामाबाद आके बैठे रहे हैं देखें उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ भी, बिल्कुल तब भी जो है वो आ जाते हैं, उनको नहीं जरूरत पड़ती है नहीं, एनओसी वो वगैरह की। बात है, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ होगी ना, उस वक्त मैं कह रहा हूँ उनके लिए मसाइल होंगे। शायद मौलाना साहब के ऊपर ही खुद मुमकिन है कि पर्चा हो जाए, क्योंकि जिस वक्त आप प्रेशर में होंगे तो उसे बुखलाहट में वो इंसान बहुत कुछ कर जाता है। शायद उस वक्त ये जो हुकूमत में बैठी हुई जमातें, ये भी कोई इस तरह का एक्शन ले रहे हैं जो मौलाना साहब को पसंद ना आए। अलबत्ता ये ग्रैंड अलायंस बनेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से बाकायदा आर्डर है कि 13 अगस्त के बाद या 14 अगस्त के बाद जो है वो किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एहतजाज करें, अवाम बाहर निकले, ताकि एक माहौल बन सके। अब मुमकिन है कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब शायद अगस्त के आखिरी हफ्ते में बाहर आ जाएँ, रिहा हो जाएँ, क्योंकि केसेस अभी भी इतने कोई बड़ा कोई केस उनके पास है नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसकी सज़ा सिर्फ उनको नैब इंक्वायरी के लिए अंदर रखा गया है। अगर उसके ऊपर उनको जो है वो ज़मानत मिल जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएंगे। तो वो जिस वक्त बाहर आएंगे ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत माहौल बना होगा। खान साहब को एक दो जलसे करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो दोबारा वही पारा हाई हो जाएगा सियासत का, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है इस वक्त, उसके पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो कोई बीच का रास्ता इस्तेमाल करे, या अपनी हुकूमत छोड़ दे, या फिर जो मैंडेट है इमरान खान का वो वापस कर दे, या असम्बलियाँ तोड़ दे। अच्छा, ये तो देखते हैं अब क्या क्या डिसाइड करती हैं ये कमेटियां बैठ के। प्रेशर तो पड़ेगा इमरान खान का, ये अगर वो बाहर आ जाता है। इमरान खान साहब का तो प्रेशर मेरा ख्याल अंदर बैठ के भी इनसे हैंडल नहीं हो रहा, बाहर आने के बाद तो बड़े मुख्तलिफ हालात हो जाएंगे। वो अक्सर कहते होते हैं खान साहब की, मैं जेल में बैठ के ज्यादा जेल जाके ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। वो जिस वक्त बाहर आएंगे वो कहेंगे, अगर उनसे पूछा जाएगा अगर दोबारा आपको जेल में डालेंगे, वो यही फिर कहेंगे मैं दोबारा जेल में डालने से ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अच्छा, खतरनाक की बात की, आज जवेद लतीफ साहब ने भी ना नकली शेर से डराने की कोशिश की है, और उनका जो जुमला था वो ये नहीं पता कि वो प्लास्टिक का शेर उन्होंने किसको डराने के लिए एक और होता है, आपने देखा होगा बच्चे जिसके साथ खेलते हैं इसमें हवा भरी जाती है, वो हवा वाला, तो वो हवा भर के ना डरा के ना फिर वो हवा निकाल देते हैं। सही। तो आज जवेद लतीफ साहब ने ना, पता नहीं अब ये किसको मैसेज दिया, किसको डरा रहे हैं कि दुआ करें। जवेद लतीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जुबान जो है वो बंद ही रहे, वो जुबान ना खुले।
अगर नवाज शरीफ की जुबान जो है वो खुल जाती है तो फिर मामला भी अच्छे नहीं होंगे। ये धमकी किसके लिए है जावेद लतीफ साहब की, किसको डरा रहे हैं ये प्लास्टिक के जावेद शेर से? लतीफ साहब खुद अपने हल्के से आ रहे हुए हैं, इस और बात का तो आपको पता है। हाँ जी। तो उसको उनको ये भी गिला है कि नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से जीते उनको जितवाया गया, ये तरीकाकार भी गलत है। और उनका शेर भी आ रहा हुआ उनका है अपना शेर भी आ रहा हुआ है। अब यास्मीन दूसरी राशिद से। बिल्कुल, तो शेर उनका, वो इसी की बात कर रहा हूँ ना, हाँ, वो उनको इतराज़ है, इस तरीके से तो नहीं जितवाना चाहिए था आपको। थोड़ा हाँ, कम से कम उनको दिली तौर पे मैं समझता हूँ कि उनको एहसास है कि नवाज शरीफ साहब जीते नहीं है, उनको कहीं ना कहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल वो बहुत अलग हैं। जी। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज़रूर उन्होंने बातें की, वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन इस वक्त तक वो चंद लोगों में हैं कि वो जो समझते हैं कि जो हमारी पार्टी या गवर्नमेंट में आई ये उस तरीके से आनी चाहिए थी, आई उस तरीके से वो आई नहीं नहीं है। आई, बेहतर जिस तरह डील की गई थी वैसे लाया नहीं गया। लाया नहीं गया। उन्होंने बुनियादी तौर पे क्या, नवाज शरीफ साहब क्या बोलेंगे? अब आपको जो पतन है, दीगर जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं, इलेक्शन कमीशन के फार्म्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फार्म 45 हैं, दीगर साफियों की रिपोर्ट्स हैं, सारी बातों ये चीज़ साबित कर रही हैं कि यास्मीन राशिद वहाँ से जीती हुई हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि पतन के पिछले अर्से में एक रिपोर्ट आई कि एक फार्म 45 के ऊपर जो नेशनल असम्बली का फार्म 45 है उसके ऊपर 100 वोट पड़ा है, और जो नेशनल असम्बली के ऊपर 102 पड़ा है, जो सूबाई असम्बलियों के जो फॉर्म में उसके ऊपर 102 पड़े, यानी कि एक वोट जहाँ 2 वोट कैसे पड़ गए इमरान को, नवाज शरीफ साहब को? इस तरीके से आपने किया। आप किस मुंह से आगे बात करें? अगर आप आपने देखा है कि जब से गवर्नमेंट बनी नवाज शरीफ साहब ने कभी किसी टीवी चैनल को आया ही इंटरव्यू नहीं दिया? है सामने, कभी भी नहीं उन्होंने आया। वही पॉलिसी अपनाई है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अप्लाई है। जिस दिन इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के बाद कई माह तक उनकी हमने गाड़ी फ्रंट गेट से अंदर आते हुए नहीं देखी। ये भी नवाज शरीफ साहब के अपने वो बैठे हुए हैं उधर गार में, अपने शेर हैं, चिल्ला काट रहे हैं कोई। चिल्ला चिल्ला काट रहे मेरे ख्याल से। अब समझ भी उनका भी नहीं आ रही, उन्होंने आके क्या करना है? आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए लाया गया, वज़ीर-ए-आज़म आपको बनाया नहीं, आप यहाँ से क्या ना कि मुबैना तौर पे ये बातें की जाती, वहाँ से आपने कहीं और जाने की कोशिश की, वो आपको रोका गया, यहाँ पाकिस्तान के अंदर वापस आए, यहाँ से आपने जाने की 2-3 मरतबा कोशिश की, आपको वापस भेज दिया, उन्होंने कहा नहीं हुण तुसीं इत्थे ही रहो, तुसीं भुगत के जाओ। दूसरी चीज़ ये है कि अब इनकी तरफ से ये, अब देखें, ये बुनियादी तौर पे एक और चीज़ भी हो सकती है कि अब क्योंकि ये बातें चल रही हैं कि जो नून लीग है उसका एतराज़ ये है, तो पीपल्स पार्टी का जो एतराज़ है, हुकूमत का एतराज़ियों का जो एतराज़ है एस्टेब्लिशमेंट से, कि आप इमरान खान के साथ अपने मामलात तय तो कर पाएंगे, कर लेंगे, लेकिन हमारी गारंटी भी हमें लेके दें कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। ये भी एक वजह हो सकती है कि एस्टेब्लिशमेंट को किसी ना किसी हद तक जो है प्रेशराइज करने की, कि आपने अगर अपनी बात करनी है हमारी बात भी करें, वरना नवाज शरीफ साहब कुछ बोल देंगे फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो अलग बात है, वो जाके वही लंदन, बोल लेंगे ना कि जी मुझे बुलाया कैसे गया, मेरे से डील क्या हुई थी, मेरे केस मुझे क्यों बुलाया, हाँ मुझे क्यों बुलाया, फिर ये वाला बयानिया बन वो जाएगा उनका। बयानिया बनेगा, मुझे क्यों बुलाया। देखें एक और चीज़ भी है कि जब नवाज शरीफ साहब ने ना पाकिस्तान के अंदर रह के उन्होंने बातें की, बाजवा साहब ने ये कर दिया, बाजवा साहब ने वो कर दिया, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी गवर्नमेंट आई करें ना कार्रवाई, नहीं कर सकते। उनकी बेटी ने कहा जिससे जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उनके ऊपर तो किसी ने पर्चा तक नहीं दर्ज किया, दहशत गर्दी के पर्चे नहीं। अब नैब के केसेस उन्होंने भुगते हैं, दहशत गर्दी के केसेस उन्होंने नहीं भुगते। इधर आम का जो कारकुन है उसके ऊपर दहशत गर्दी के 10 मुकदमा, गद्दारी के, दहशत गर्दी के। देखें ये इस तरीके से जो चीज़ें हैं ना, वो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब, चले मैंने यही बोला कि देखते हैं कि कौन सा कारतूस है जो नवाज शरीफ साहब ने छुपा के रखा हुआ, जो उन्होंने आखिरी टाइम पे चलाना है। वो आपने अक्सर देखोगे ना, बचपन में ना जिसको ईद होती थी तो वो पटाखे होते थे हमारे पास, तो वो हम रखते थे, वो ख़राब हो जाते थे, फिर किसी फ़ायदे में नहीं होते थे। इस वजह से मैं तो कहता हूँ नून लीग वालों को जो अपना बड़ा पटाखा है उसको धूप में रखा करें, लाया करें, ताकि वो टाइम पे फट जाए, धूप लगवाएं नवाज शरीफ साहब को, धूप लगवाएं, और ये ना हो कि वो एंड पे जाके ठूस कर दें, जिस तरह मिस हो जाए, मतलब फायर ना हो सके। ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।